नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जोहार। देखिए, हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में क्या बात करेंगे। ये क्लास 8 का फर्स्ट वीडियो है। अभी तक साइंस से रिलेटेड यानी कि साइंस सब्जेक्ट का क्लास 8 का वीडियो नहीं आया था। ये फर्स्ट वीडियो है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें सीखेंगे। चैप्टर 1 का बात करेंगे। तो वंस अगेन वेलकम टू विकास कुमार क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड बाय एसबी एलिट पब्लिक स्कूल छतरपुर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। You have to go through the video very carefully. Go through the video very carefully and learn everything. Listen carefully and you have to learn all the things so that you will be able to give the answer of all questions. Class 8 subject science chapter 1 crop production. This is the first video, so it is written as part 1. तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग क्या क्या बातें यहाँ पे सीखेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। टुडेज टॉपिक, व्हाट आर द पॉइंट्स। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन जानेंगे। इसके बाद हॉर्टिकल्चर, व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर, ये जानेंगे। इसके बाद मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि क्रॉप को प्रोडक्ट करने का मेथड क्या है, उसका तरीका क्या है, सिस्टमेटिक। टुडेज वर्ल्ड में, आज के ज़माने में जो एग्रीकल्चर है, जो क्रॉप का प्रोडक्शन है, वेरी साइंटिफिकली एंड सिस्टमेटिकली किया जाता है। पहले के ज़माने के जैसा नहीं है। इसके लिए एक डेफिनेट मैनर्स बना हुआ है, डेफिनेट तरीका बना हुआ है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यानी कि यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, बात करेंगे क्या क्या स्टेप्स है। तो सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मिट्टी को तैयार करना है। इसके बाद सीड का सिलेक्शन कीजिए, सीड को सेलेक्ट कीजिए और उसको सो कर दीजिए, यानी कि बो देना है मिट्टी में। इसके बाद मैन्योरिंग करेंगे हम लोग, उसमें खाद पानी जो भी होता है। मैन्योरिंग में कुछ जैसे यहाँ पे है कि कैसे मैन्योरिंग करते हैं, तो इसमें लोग 3 टाइप देखेंगे। फर्स्ट होता है क्रॉप रोटेशन, सेकंड होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, थर्ड होता है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये थर्ड पॉइंट हो, यानी कि 3 स्टेप्स दिखाया गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मैन्योरिंग के बाद क्या होता है। तो मैन्योरिंग के बाद हम लोग करते हैं इरीगेशन। मैन्योरिंग के बाद क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे। इसके बाद जब इरिगेशन करते हैं तो इरिगेशन के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, वीडिंग करते हैं। वीडिंग, वीड क्या होता है, यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स जो खेतों में उग आते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, उसको वीड बोलते हैं। उसको हटाना होता है, तो हटाने के लिए हम लोग वीडिंग करते हैं। तो वीडिंग जब हो जाएगा, इसके बाद क्या करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, पेस्ट से, यानी जो कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं, पेस्ट से और इंसेक्ट से, यानी पेस्ट और इंसेक्ट से हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रोटेक्शन करेंगे। ये इसका नेक्स्ट स्टेप हुआ। इसके बाद फिर क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि फसलों की कटाई की जाती है। हार्वेस्ट करेंगे, हार्वेस्ट करने का फसल को थ्रेश करते हैं, फिर विनोइंग करते हैं, यानी कि जो होता है भूसी को अलग और दाने को अलग करते हैं। इसके बाद उसका स्टोरेज किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज। यानी कि यहाँ पे अभी देखिए इरिगेशन, वीडिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड इंसेक्टिसाइड्स 3 हो गया, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग 4th हो गया और स्टोरेज 5th। यानी कि 5 स्टेप अभी और बाकी है, जो हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस प्रकार करते करते पार्ट 5 ये सब वीडियो आएंगे और चैप्टर 1 कंप्लीट होगा। ठीक है। तो आज हम लोग जो यहाँ पे टॉपिक दिखाया गया, बस इतना ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सीड सिलेक्शन एंड मैन्योरिंग। मैन्योरिंग में फिर 3 पॉइंट्स का बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ये देखिए आपको जो बुक है, बुक का जो फिगर है फर्स्ट चैप्टर का, यही फिगर यहाँ पे है। ये हो सकता है ओल्ड बुक और न्यू बुक में अलग अलग हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बुक का जो कंटेंट है ओल्ड और न्यू बिल्कुल सेम होता है, सेम ही है, सेम बातें लिखी हुई है। ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर फर्स्ट वाट, चैप्टर फर्स्ट इज क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि हम लोग यहाँ पे इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, क्रॉप का मतलब होता है फसल। ठीक है। यानी कि क्रॉप का मतलब हो गया फसल ये, और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, फसल का उत्पादन, यानी कि फसल को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग को भोजन को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पॉइंट शुरू करते हैं। आप देखेंगे वी गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, यानी कि हम लोग को जो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, जो पोषक तत्व है कहाँ से मिलता है, तो पोषक तत्व हमें भोजन से मिलता है, फूड से मिलता है। और ये फूड या तो हम लोग प्लांट्स से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, प्लांट्स से लेते हैं, नहीं तो फिर प्लांट नहीं है तो किससे लेते हैं, तो एनिमल से लेते हैं, यानी कि प्लांट्स या फिर एनिमल्स, यही 2 है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉप का प्रोडक्शन को किया जाए, यानी कि न्यूट्रिशन को, यानी कि पोषक तत्व को प्राप्त किया जाता है हम लोग भोजन के द्वारा। भोजन कहाँ से मिलता है, तो प्लांट से या फिर एनिमल से मिलता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है एग्रीकल्चर। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर, इसी के बारे में तो बात करने वाले हैं हम लोग।
व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज अ साइंस। ये क्या है? एग्रीकल्चर एक साइंस है, या फिर बोल सकते हैं ब्रांच ऑफ साइंस है। साइंस या ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ ए साइंस और ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ, किसके साथ डील्स करता है? ध्यान से देखेंगे किसके साथ डील्स करेगा। डील्स विथ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, यानी फसल को उगाना है, एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि सिर्फ फसल को ही नहीं उगाना है, फसल के साथ साथ में ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स तो है ही, इसके साथ में रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी है, यानी कि एनिमल का पालन पोषण करना। क्यों क्यों क्यों? कुछ अलग पर्पस है? नहीं, फॉर ह्यूमन यूज़, यानी कि ऐसा जो हम लोगों के लिए यूज के लिए आ सके, यानी क्रॉप्स को ग्रो करना और यहाँ पे एनिमल्स का पालन पोषण करना फॉर ह्यूमन यूज, अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि इंसान जो है बहुत ही सेल्फिश है, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ अपने के लिए करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्रीकल्चर बोलेंगे। यानी एग्रीकल्चर में दोनों आता है, दोनों, बोथ थिंग्स आर इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट वन इज क्रॉप, यानी क्रॉप को ग्रो करना है। सेकेंड वन इज रियरिंग ऑफ एनिमल्स, यानी दोनों चीज़ें आती हैं। एग्रीकल्चर का मतलब होता है जानवर को उसे रियर करना है, ग्रो करना है, देखभाल करना है, उससे प्रोडक्ट को प्राप्त करना है। और क्रॉप्स का भी आता है, क्रॉप्स को ग्रो करना है, उससे प्रोडक्ट को प्राप्त करना है। तो चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। एग्रीकल्चर का हिस्ट्री यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुआ था बहुत पहले, यानी कि 12,000 साल पहले। ये अप्रॉक्सीमेट डेटा है, कोई ज़रूरी नहीं, किसी में 20,000 भी होगा, किसी में 15,000 भी होगा, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट डेटा है। मान लीजिए कि 15,000 साल पहले हुआ था। ये बहुत ही एक बड़ा टाइम होता है। 15,000 ईयर्स एगो, वेरी वेरी बिग टाइम, वेरी लार्ज स्पैन ऑफ टाइम है ये, यानी बहुत पहले शुरू हुआ था। इससे पहले जो लोग क्या करते थे, बिफोर दैट जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो वंडरिंग एनिमल्स, यानी कि इधर से उधर घूमते रहते थे, और वो फ्रूट्स को खाते थे, वेजिटेबल्स को खाते थे, या फिर एनिमल्स को हंट करते थे, मार करके खाते थे। ठीक है, तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, उन्होंने डिस्कवर किया कि जो सीड्स होते हैं, यानी कि जो बीज होता है, इस सीड्स से प्लांट को क्या किया जाता है, प्लांट को ग्रो किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर खाना खाने के बाद किसी फ्रूट्स को आप फेंक देते हैं, ठीक है, तो फेंकने के बाद में क्या होगा, उसका सीड्स मिट्टी में चला गया, मिट्टी में जाने के बाद में उससे कुछ दाने निकल गए, क्या बोलते हैं, सीडलिंग्स निकल गया, यानी स्मॉल प्लांट्स निकल गए, न्यू प्लांट्स निकल गया, और वही बड़े हो गए। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि अच्छा, यानी कि सीड से प्लांट निकलता है, हम लोग भोजन के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें, एक जगह पे ढेर सारे सीड को जमा किया जाए। यानी कि उनके दिमाग में आइडिया आ गया। तब उन्होंने सीखा द बेसिक आइडिया ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि दैट वाज द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि वही जो था बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर की शुरुआत था, वहाँ से शुरुआत होने लगे। और बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर कम्युनिटी बनाने लगे, यानी कि साथ में मिल कर के रहने लगे। पहले इधर से उधर घूमते रहते थे, यहाँ से वहाँ वंडर करते रहते थे, तो अब एक जगह पे अस्थायी होकर के रहने लगे। खेतों को तैयार किया उन्होंने, और सीड्स के मदद से प्लांट्स को ग्रो करना शुरू कर दिया। अब इधर से उधर वंडर नहीं करते थे, इधर सर्च ऑफ फूड, यानी कि इन सर्च ऑफ फूड दे नीड नॉट टू बी वंडरिंग, यानी कि इधर से उधर घूमने की ज़रूरत नहीं था। दे वे आर नो लॉन्गर वंडरस। ठीक है, अब वहाँ पे सेटल हो गए, फार्मिंग कम्युनिटी बनाए, और उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, ग्रो करना शुरू किया प्लांट्स को। अब इसी के साथ में जब प्लांट ग्रो होने लगा, तो प्लांट को ग्रो करने के लिए उन्होंने क्या किया, एनिमल्स का इस्तेमाल शुरू किया, यानी एनिमल्स का यूज करना शुरू किया। और जब एनिमल्स को शुरू, यानी कि डोमेस्टिकेटिंग ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स का वहाँ पे पालन पोषण करने लगा, उन लोगों को पालने लगा फॉर फूड के लिए, यानी भोजन के लिए। जैसे गाय है, बकरी है, भेड़ है, ये सबसे बहुत सारे मिल्क मिलते हैं, मीट्स मिलते हैं, हेन्स हो गए, हेन्स से क्या एग्स मिलते हैं, ये सारे को यहाँ पे डोमेस्टिकेट करने लगा। और अदर पर्पस जैसे ऑक्सिन हैं, यानी कि जो बैल लोग हैं, या बुफेलोज जो होता है, मेल बुफेलो, ठीक है, वो सारे को क्या करने लगे, उन लोग पालन पोषण करने लगे, ताकि खेती में उसका इस्तेमाल किया जा सके और उनसे कुछ प्रोडक्ट को प्राप्त किया जा सके। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में, कुछ डेटा के बारे में जानते हैं। आज टोटल पूरे वर्ल्ड में सारे लोग काम करते हैं, यानी कि जो लोग काम करते हैं उसको वर्क फोर्स बोला जाता है। वर्क फोर्स यानी कि जो मनुष्य होते हैं, जो लोग होते हैं, जो वर्क करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पे कुछ चीज़ निकलता है। तो एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी वेरी वास्ट इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर भी एक इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ ये मत समझिए कि जहाँ पे कुछ फैक्ट्री होगा वही इंडस्ट्री होगा, जी नहीं। अगर हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, स्कूल में आप पढ़ते हैं, तो ये भी क्या है, एक एजुकेशन इंडस्ट्री है, यानी कि जहाँ पे कुछ मिलता है,
यानी कि जो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो सकता है या सर्विसेज के फॉर्म में हो सकता है। सर्विसेज मतलब सेवा, जो बस से आप ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो बस है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो भी क्या है, ट्रैफिक इंडस्ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो लोग काम करते हैं उसको वर्कफोर्स बोला जाता है। तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग काम करते हैं उसका 40% एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। ये वेरी वेरी बिग है, बिग पॉपुलेशन है ये। पूरे वर्ल्ड का 40% सपोज कीजिए, मतलब कि आधा हो गया, आधा से थोड़ा कम, यानी कि 40% लोग जो होते हैं वो एग्रीकल्चर में। लेकिन इंडिया में तो ये और भी ज़्यादा है, यानी कि इंडिया जो है एक एग्रीकल्चर प्राइम कंट्री है, यानी कि एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसी पे बेस्ड, इसका जीडीपी बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे बेस्ड होता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग, यानी कि 60% लोग जो हैं, 60% लोग जो है इंडिया में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। यानी कि वर्क फोर्स इसका कितना है, 60। अगर इंडिया में 100 लोग हैं, 100 में 100 लोग काम करते हैं डिफरेंट, कोई फैक्ट्री में कोई पढ़ाता है, कोई डॉक्टर है तो क्या है, तो कोई लेबरर है, तो उसमें 60 लोग ऐसे होंगे जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे और बात करते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वेरी वेरी स्लोली, यानी कि सबसे पहले जो ह्यूमन बींग्स थे वो स्टार्ट किए थे, यानी कि शुरुआत किए थे, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। और लोगों क्या करते, वे लोग क्या करते थे, जानवरों को पालते थे। तो धीरे धीरे वेरी 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 स्लोली, यानी कहने का मतलब है कि बहुत धीरे धीरे क्या हुआ, एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस हुआ, यानी कि स्लोली ये प्रोग्रेस हुआ। कब तक, आज से 100 साल पहले तक। सपोज़ कि यहाँ पे प्रेजेंट है, हम लोग ये प्रेजेंट में यहाँ पे हैं, तो आज से 100 साल पहले यहाँ पे, और इधर की बात कर रहे हैं बिफोर 100 ईयर्स एगो, यानी कि 100 साल पहले से उधर की बात कर रहे हैं। यानी कि एग्रीकल्चर का जो प्रोग्रेस था बहुत ही स्लो था। लेकिन 100 साल के बाद में जो आज तक के प्रोग्रेस हुआ है ना, बहुत ही वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस हुआ है, यानी कि बहुत ही ट्रीमेंडस रेट ही से इसमें प्रोग्रेस देखने को मिला है, एडवांसमेंट देखने को मिला है। यानी कि 100 ईयर्स से लेकर के आज तक का, यानी कि यहाँ पे ट्रीमेंडस एडवांसेस देखने को मिले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स मिल गए हैं और न्यू वेराइटीज ऑफ एनिमल्स हैं। इसके अलावा न्यू वेराइटीज ऑफ मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, गुड क्वालिटी सीड्स मिल गए हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स हैं, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स हैं। और जैसे लोग पहले अपने खुद से मेहनत करते हैं, लेकिन आज यह मशीन के मदद से बहुत ही आसानी से एग्रीकल्चर को किया जा सकता है। ट्रैक्टर्स है, हार्वेस्टर्स हैं, गुड क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, सीड्स, ये सारे चीज़ के कारण जो एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट हुआ है बहुत ही तेज़ी से हुआ है। अरे बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का वेरी वेरी रैपिड इंक्रीज़ कर रहा है, तो सारे लोगों को फीड कराने के लिए एग्रीकल्चर में भी तेज़ी के साथ में डेवलपमेंट ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है यहाँ पे है कुछ पॉइंट्स है, देखेंगे कि यहाँ पे न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स का न्यू वेराइटी, एनिमल्स, यानी कि जिसे हाइब्रिड एनिमल्स बोलते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हाइब्रिड जैसे बोलते हैं, संकर नस्ल हिंदी में बोला जाता है उसको। वहाँ पे डिफरेंट गाय है, बुफैलोज है, शिप्स हैं, जिससे प्रोडक्शन मिलता है। अब इसमें पेस्टिसाइड्स आ गए हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं जो क्रॉप को प्रोडक्शन करते हैं, और मशीन से है, लेबर सेविंग मशीन, यानी कि जल्दी काम हो जाता है, जैसे ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं। ये सब से क्या हुआ है, बेटर क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ है ना, क्रॉप बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी का वेरी लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होता है। इन इंडिया एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, यानी कि एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन आया था 1960 से शुरुआत हुआ था। 1960 में शुरुआत हुआ था इंडिया में एग्रीकल्चर का ये रिवोल्यूशन का, जिसको हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन में हरित क्रांति, यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति। यानी कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन, वेरी वेरी रैपिड इंक्रीज, रैपिड प्रोग्रेस हुआ था, तो इसको हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं। 1960s में शुरुआत हुआ, जिस कारण से यहाँ पे क्या हुआ था, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि जो अनाज है, अनाज का प्रोडक्शन इंक्रीज सेवरल फोल्ड का मतलब सेवरल टाइम्स, कई गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हॉर्टिकल्चर। व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक बहुत ही ब्रॉड है, यानी एग्रीकल्चर क्या है, एक ब्रॉड एरिया है। इसमें हम लोग क्रॉप भी उगाते हैं, इसके अलावा एनिमल्स का भी होता है, मीट होता है, फिश होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स का जो प्रोडक्शन करते हैं प्लांट्स से रिलेटेड और एनिमल्स से रिलेटेड, ये सारे को कलेक्टिवली भी एक साथ बोलते हैं हम लोग एग्रीकल्चर। यानी इसी एग्रीकल्चर से एक छोटा सा पार्ट आता है हॉर्टिकल्चर।
ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर एक छोटा सा पार्ट है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग किससे डील्स करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स, यानी कि फ्रूट उसमें प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर करते हैं, वेजिटेबल्स करते हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स जो उनके घर के सजाने के लिए जो होता है डेकोरेटिव प्लांट्स का प्रोडक्शन किया जाता है। ये किससे रिलेटेड है, ये सारे के सारे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। ये सिमिलर होता है एग्रीकल्चर के जैसा ही, लेकिन बस इसमें ये है कि यह स्मॉलर स्केल में होता है, यानी कि छोटा सा होता है। सिमिलर है बहुत तरीके से, लेकिन इट इज़ सिमिलर टू एग्रीकल्चर बट इज़ यूजुअली कैरिड आउट ऑन ए स्मॉलर स्केल, यानी छोटा सा होता है। चलिए, छोटे स्केल पे होता है। एग्रीकल्चर इज ए वेरी बिग, यानी कि वेरी लार्ज स्केल है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या है कि क्रॉप प्लांट्स, यानी कि फसल प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्रॉप किसको बोलते हैं। ये देखिएगा, क्रॉप, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप, क्रॉप किसको बोलेंगे। तो जब ढेर सारे प्लांट्स, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स एक जगह पे उगाए जाते हैं किसी डिफरेंट पर्पस के लिए, उससे कुछ प्राप्त करने के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। ठीक है, यानी कि व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन एट द सेम प्लेस इट इज नोन एज क्रॉप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे एक जगह पे गेहूं का ढेर सारा फसल को एक जगह पे उगाया गया है, किस लिए, गेहूं के दाने के लिए, सीरियल्स के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, व्हीट क्रॉप है, यानी कि गेहूँ का वो फसल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो सीरियल्स होते हैं, एक वर्ड आता है यहाँ पे सीरियल्स, CEREALS, सीरियल्स है। सीरियल्स का मतलब होता है अनाज। देखिएगा, सीरियल्स का मतलब अनाज होता है, यानी कि सीरियल्स क्या होता है, सीरियल्स वेयर द फर्स्ट क्रॉप नॉन टू बी कल्टिवेटेड, यानी कि सबसे पहले जो ह्यूमन बींग्स थे किस चीज़ को उगाए थे, तो सबसे पहले उन लोगों ने सीरियल्स को उगाया था, जैसे गेहूँ हो गया या चावल हो गया। सबसे पहले चावल बोला जाता है, चावल को उगाया गया था फर्स्ट टाइम में। ठीक है, यानी कि सीरियल्स वेयर द फर्स्ट क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड। और सीरियल्स क्या होता है, टॉल ग्रासेस होते हैं, यानी कि अगर हम प्लांट्स को डिवाइड करें तो प्लांट्स को इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। जैसे देखिए, सबसे पहले प्लांट्स को डिवाइड करते हैं, सबसे कोई बोलेगा कि प्लांट्स में सबसे पहला आता है हर्ब्स आता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, तो हर्ब्स होता है। हर्ब्स के बाद क्या आता है, श्रब्स। श्रब्स के बाद आते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रीज, यानी कि हर्ब्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। श्रब्स क्या होते हैं, तो थोड़े बड़े होते हैं, झाड़ीदार होते हैं। ट्रीज यानी कि बहुत बड़े बड़े। और इसी हर्ब्स में आता है ग्रास, यानी ग्रास हो गया जो थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, लंबे लंबे होते हैं। तो जो सीरियल्स है वो सीरियल्स क्या है, तो जो सीरियल्स है ये ग्रास होते हैं, टॉल ग्रासेस होते हैं। विच आर कल्टिवेटेड फॉर देयर न्यूट्रिशियस सीड्स, यानी कि इसको हम लोग उसके बीज के लिए, जो पोषक बीज है उसके लिए हम लोग इसको बनाते हैं, उसको हम लोग फूड ग्रेन्स भी बोलते हैं। यानी कि जो बीज निकलता है वहाँ से, जो सीरियल्स है, सीरियल्स का प्लांट्स है उसको क्रॉप बोलेंगे, सीरियल क्रॉप, उससे जो बीज निकलता है और उसको हम लोग फूड ग्रेन्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दे प्रोवाइड द स्टेपल फूड फॉर पीपुल इन नियरली एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार के हर एक कोने में ये फूड ग्रेन्स को उगाया जाता है और ये हमें फूड को, ये स्टेपल फूड, यानी कि पूरा जितना भी पॉपुलेशन है सारे के लिए ये फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, व्हीट एंड राइस, यानी दो चीज़ है, एक है गेहूँ है और दूसरा क्या है, चावल। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल्स इन द वर्ल्ड, यानी ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर सारा पॉपुलेशन डिपेंड करता है अपने भोजन के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल्स याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, क्रॉप्स का बहुत सारा टाइप्स होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स डिपेंडिंग ऑन द पर्पस फॉर विच दे आर ग्रोन, यानी कि पर्पस, यानी कि किसी भी फसल को किस चीज़ के लिए उगाया जा रहा है, उसका पर्पस क्या है, उस पर्पस के बेसिस पे क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है। ध्यान से देखेंगे कौन कौन सा यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, एक है फूड क्रॉप, दूसरा है प्लांटेशन क्रॉप, तीसरा है कैश क्रॉप, यानी 3 प्रकार के क्रॉप यहाँ पे डिफाइन करना है। फूड मतलब कि वैसा क्रॉप जो हम लोग भोजन के लिए, यानी कि ह्यूमंस के लिए हो सकता है या फिर एनिमल्स के लिए हो सकता है। ह्यूमंस और एनिमल्स के भोजन के लिए जो उगाते हैं उसको फूड बोलेंगे। प्लांटेशन का मतलब क्या हो गया, प्लांटेशन का मतलब हो गया कि एक ऐसा क्रॉप जो बहुत ही लार्ज स्टेट में, यानी बहुत बड़े जगह पे उसको उगाते हैं और इसका मेन पर्पस होता है कि ताकि हम जाके दूर के बाज़ार में उसको बेच सकें और बेच करके कुछ मनी अर्न कर सके, यानी कि क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन लार्ज स्टेट फॉर सेल इन डिस्टेंट मार्केट, इसको बोलते हैं हम लोग प्लांटेशन क्रॉप। अब इस प्लांटेशन क्रॉप में क्या आएगा, तो देखिए प्लांटेशन क्रॉप में जैसे टी हो गया, कॉटन हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब के सब क्या है, प्लांटेशन क्रॉप से। इसके बाद आता है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप मतलब कि ये ऐसा क्रॉप होता है जो सिर्फ मेन पर्पस है, मेन प्रॉफिट के लिए, ये फार्मर इसको खुद इस्तेमाल नहीं करता है, जो फार्मर है उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, बेचेगा इसको, तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, इसको हम लोग कैश क्रॉप बोलते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे सीरियल्स के लिए क्या है, व्हीट, गेहूँ,
राइस को पैडी भी बोलते हैं। मेज हो गया, मेज मतलब मक्का, और यहाँ पे बार्ली, बार्ली का मतलब होता है जौ, बार्ली का मतलब हो गया जौ। और एक और रागी है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, रागी, रागी को हम लोग मड़ुआ बोलते हैं, जो मड़ुआ होता है उसको हम लोग रागी बोलते हैं। अब पल्सेस में आ जाइए। पल्सेस में आप देखिए, ग्राम मतलब कि चना है, पी मतलब कि मटर है, बीन्स का मतलब सेम है, ये पल्सेस हो गए। ऑयल सीड मतलब मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड से मिलता है, सरसों से। ग्राउंड नट मतलब कि जो हम लोग चिनिया बादाम बोलते हैं वो ग्राउंड नट हो गया। सनफ्लावर हो गया, लीन सीड हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, जैसे ऑयल सीड है। फिर आता है रूट क्रॉप्स, यानी कि वैसा क्रॉप जिसको रूट को खाते हैं, तो स्वीट पोटैटो, जिसको हम लोग बोलते हैं शकरकंद, ये स्वीट पोटैटो हो गया। इसके बाद ट्यूबर क्रॉप्स, ट्यूबर क्रॉप्स में जिसको तने को यानी कि स्टेम का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको देख सकते हैं, पोटैटो है। और फिर टैपियोका, टैपियोका इट इज़ ए टाइप ऑफ साबूदाना, जिसको साबूदाना बोलते हैं, टैपियोका है। यानी कि ये हो गया क्या, ट्यूबर क्रॉप, जिसको हम लोग स्टेम का इस्तेमाल करते हैं। शुगर क्रॉप, शुगर क्रॉप का मतलब जैसे चीनी बनाया जाता है, तो शुगर केन, ये सबको जानता है, शुगर केन से चीनी बनती है। इसका बीट रूट, बीट रूट, ये बीट रूट का मतलब क्या है, बीट रूट का मतलब चुकंदर, यानी जो रेड कलर का होता है, खून खून जिससे लगता है, ये है बीट रूट, इससे भी ये शुगर बनाया जाता है। प्लांटेशन क्रॉप, जैसे ऊपर में बात किए थे हम लोग, जैसे यहाँ पे आइए क्या क्या बात किए थे, एक था फूड क्रॉप, दूसरा है, एक है फूड क्रॉप, दूसरा है प्लांटेशन क्रॉप, तीसरा है कैश क्रॉप। तो यहाँ यही वाला है प्लांटेशन क्रॉप में। देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो प्लांटेशन क्रॉप में आप देखेंगे टी आएगा, टी है, कॉफ़ी है, रबर है, कोकोनट है, ये प्लांटेशन क्रॉप हो गया। यानी कि लार्ज स्केल में इसको, यानी कि लार्ज स्टेट में उगाया जाता है और डिस्टेंट मार्केट में इसको बेच दिया जाता है। इसके बाद है फाइबर क्रॉप, फाइबर क्रॉप मतलब कि कैश क्रॉप, यानी कि जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं कैश क्रॉप में पैसा कमाने के लिए। ये फार्मर इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको मार्केट में बेचते हैं। यहाँ पे देखिए फाइबर क्रॉप दिया हुआ है। फाइबर क्रॉप का मतलब है जिससे धागा निकलता है, जैसे कॉटन हो गया और जूट हो गया, ये है क्या, फाइबर क्रॉप हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सीजन इन विच दे आर ग्रोन, यानी कि सीजन के बेसिस पे। अभी जो हम लोग बोले फूड क्रॉप, इसके बाद प्लांटेशन क्रॉप, इसके बाद कैश क्रॉप, ये था फॉर द पर्पस फॉर विच प्लांट्स आर ग्रोन, यानी कि उस पर्पस के लिए जो प्लांट को ग्रो करते हैं। लेकिन यहाँ पे सीजन के बेसिस पे भी हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि सीजन के बेसिस पे प्लांट्स को या क्रॉप्स को दो प्रकार से, यानी कि एक होता है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा होता है रबी क्रॉप्स। ठीक है, एक खरीफ है, दूसरा रबी है। खरीफ में क्या आता है, पैडी, पैडी मतलब कि धान, ये देखिए राइस जिसको बोलते हैं। इसमें मेज भी आता है, मक्का भी है, सोयाबीन भी है, कोकोनट भी है। ये सारे प्लांट्स को बहुत अधिक पानी की चाहिए, लार्ज वाटर, यानी कि वाटर क्या चाहिए, बहुत अधिक वाटर की ज़रूरत होती है। तो वाटर ज़्यादा कब मिलेगा, रेनी सीजन में मिलेगा। तो यानी कि इनका प्रोडक्शन हम लोग कब करते हैं, रेनी सीजन में, यानी कि रेनी सीजन में इनको ग्रो कराते हैं। यानी रेनी सीजन की शुरुआत जून जुलाई में होता है, तो जून जुलाई से शुरू होगा और लास्ट इसमें हम लोग सितंबर अक्टूबर नवंबर तक काट लेते हैं। ठीक है, यानी कि हार्वेस्टिंग, काटना का मतलब होता है हार्वेस्टिंग, यानी कि हार्वेस्ट कब करते हैं, आफ्टर मानसून, बारिश के बाद हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और शुरुआत होता है जब साउथ वेस्ट मानसून आता है। साउथ वेस्ट मानसून इज़ द मेन मानसून। जैसे हम बात करें यहाँ पे, ये देखिए, ये इंडिया का ये जो है, ये यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम लोग साउथ पार्ट बोलते हैं। ये यहाँ पे साउथ हो गया और इधर क्या है, वेस्ट हो गया, और इधर ईस्ट है और ऊपर में नॉर्थ है। तो यहाँ से इधर क्या है, इधर हमारा अरबियन सी है और यहाँ पे क्या है, ये इंडस सी है। तो यहाँ से जो हवाएं चलती है, मानसून वाली हवाएं, इस प्रकार से जो हवाएं चलती है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। ये पूरे भारत में वर्षा कराती है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून से जो हवाएं चलती है जिससे बारिश होती है, उसका शुरुआत में बिगिनिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून में इसको यानी कि जून जुलाई में सो किया जाता है, बोया जाता है और काट कब ले जाता है, आफ्टर द मानसून, यानी कि सितंबर अक्टूबर में इसको काट लेते हैं। इसकी एग्जांपल पैडी हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन है, कॉटन है। नेक्स्ट आता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को ठंड के समय में जो उगाया जाता है। ठंड कब शुरुआत होती है, तो जैसे सितंबर अक्टूबर में इसको काटे हैं तो नवंबर दिसंबर से यहाँ पे मतलब कि बुआई शुरू हो जाएगी। यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो फसल को उगाया जाता है, इसमें कौन आता था, वीट आता है, गेहूँ मेन है, वीट हो गया। वीट के अलावा देख सकते हैं ग्राम मतलब कि चना इसी के साथ लगाया जाता है, मटर इसी के साथ लगाया जाता है, मटर भी लगाते हैं। इसके अलावा मस्टर्ड यानी कि सरसों लगाते हैं, लीन सीड यानी कि अलसी जो होता है, लीन सीड और मस्टर्ड ये ऑयल सीड हैं। ये सबको इस समय लगाता है, ठंड के समय में लगाया जाता है, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसको बोया जाता है। और काटा कब जाता है, तो इसको हम लोग 3 से 4 महीने के बाद क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। यानी कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि मार्च अप्रैल के समय में इसको क्या कर लिया जाता है,
काट लिया जाता है। काटना का मतलब होता है हार्वेस्ट कर लेना, यानी कि काट ले। दो प्रकार का हो गया, खरीफ हो गया और एक रबी। तो याद रखना है खरीफ का मतलब क्या कि जून जुलाई में शुरू होगा। खरीफ का मतलब जून जुलाई में शुरू करेंगे, जून जुलाई में। और काटने में कब काट लेते हैं, तो यहाँ पे इसको हम लोग सितंबर अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर या सितंबर या नवंबर के समय में इसको काट लिया जाता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग रबी का, तो रबी का बुआई कब होता है, तो रबी का अक्टूबर से लेकर के जब वो कट जाएगा, यानी कि खरीफ जब कटेगा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसको हम लोग सो करते हैं। और हार्वेस्ट कब करते हैं, तो मार्च और अप्रैल के समय में इसको काट लिया जाता है, मार्च अप्रैल के समय में 4 से 5 महीने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग बात करेंगे, मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यानी क्रॉप का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि उसका क्या मेथड है। तो आज के ज़माने में हमें हर एक जितना भी लोग है, जितना भी पॉपुलेशन, सबको फीड कराना है। तो क्रॉप का जो यील्ड होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन होना चाहिए वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए। लार्ज क्वांटिटी के लिए हम लोग साइंटिफिक मेथड, यानी कि बहुत ही अच्छा जो उसका मेथड है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को करना पड़ता है। और इसके लिए क्या है कि हेल्दी ग्रोथ होना चाहिए, गुड आउटपुट में निकलना चाहिए। क्रॉप रिक्वायर ऑक्सीजन, सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। यानी कि क्रॉप जो फसल उसको ऑक्सीजन चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, और इसके अलावा न्यूट्रिशन जो सॉइल है, सॉइल से न्यूट्रिशन भी उसको मिलना चाहिए ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी प्लांट में डेवलप हो सके। इसके अलावा उसका स्टोरेज भी करना पड़ता है, हार्वेस्टिंग करने के बाद में, काटने के बाद में स्टोरेज करना पड़ता है ताकि साल भर हम उसका इस्तेमाल कर सकें। ये सारे स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स के बेसिस पे हम लोग कुछ देखेंगे क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे नीचे आ जाइए कि सनलाइट जो है तो एबंडेंट क्वांटिटी में है, सनलाइट में कोई दिक्कत नहीं है। और ऑक्सीजन भी प्लांट्स को भरपूर मात्रा में, CO2 प्लांट्स को भरपूर मात्रा में मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा जो उसका न्यूट्रिशन चाहिए, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए क्रॉप को, तो क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स के लिए उसको प्रोवाइड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कुछ मेथड्स हैं जो ध्यान में देना पड़ता है। फार्मर्स को उसको ध्यान में रखना पड़ता है ताकि वो एक हेल्दी क्रॉप प्रोड्यूस कर सके और अधिक से अधिक फसल प्राप्त कर सके। तो सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं। इसके बाद सीड सिलेक्शन एंड सोइंग, सीड को सिलेक्शन करना पड़ता है, हेल्दी सीड को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं। फिर मैन्योरिंग करते हैं, यानी कि उसमें खाद बीज खाद होता है या फिर मैन्योर्स होता है, फर्टिलाइज़र, वो सब देते हैं। इसके बाद इरिगेशन, यानी कि उसमें वाटर को सप्लाई देना पड़ता है। वीडिंग, यानी कि जो बेकार पौधे हैं उसको निकालना पड़ता है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ सीड्स एंड डिजीजेज, यानी डिजीज़ और सीड, ये डिजीज़ जो है वो कीड़े मकोड़े जो ग्रास हॉपर्स टाइप के जो होते हैं या इंसेक्ट्स जो होते हैं, ये सारे को बचाना पड़ता है। इसके लिए उसको कटाई करते हैं, कटाई के बाद उसको हम लोग थ्रेश करते हैं। इसके बाद विनो करते हैं, सीड को अलग करते हैं। जब सीड हो जाएगा तो उसको फिर स्टोर किया जाता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, तो सब स्टेप्स को लिखना है। फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड सीड सिलेक्शन एंड सोइंग, थर्ड मैन्योरिंग, फोर्थ इरीगेशन, फिफ्थ वीडिंग और सिक्स्थ प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिजीजेज। और फिर अगला नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनिंग। नेक्स्ट वन इज लास्ट जो है वह है स्टोरेज। तो चलिए वन बाय वन हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि हम प्लांट्स को अच्छे से वहाँ पे लगा सके। अब यहाँ पे देखिए जो सॉइल होता है वो रूट को पकड़ के रखता है ताकि प्लांट सीधा खड़ा रह सके। इसके अलावा सॉइल और क्या करता है, सबसे पहले तो रूट को पकड़ के रखता है, प्लांट को सीधा रखता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, यानी कि जो प्लांट्स को चाहे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा, तो सॉइल से मिलेगा। इसके अलावा उसको वाटर भी देता है, वाटर भी देगा। एंड ऑल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन टू रूट्स, यानी रूट्स कहाँ रहेगा, अंदर, तो अंदर में उसको भी तो सांस लेना है, उसको भी तो हवा चाहिए, रूट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए क्या होता है कि जो सॉइल के अंदर में जो ऑक्सीजन है, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ऑक्सीजन ट्रैप है, उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है रूट्स और रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, सिक्स क्लास में और 7 क्लास में हम लोग पढ़े थे रेस्पिरेशन क्या है, यानी कि रेस्पिरेशन रूट्स किस ऑक्सीजन से करता है, तो जो सॉइल के अंदर है। ठीक है, और जो माइक्रोब्स होते हैं, यानी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो कहाँ होते हैं, सॉइल में ही होते हैं। जस्ट लाइक अर्थवर्म्स है, ये सब सॉइल में रहता है। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सॉइल में रहेगा इन द सॉइल एंड हेल्प टू कीप इट फर्टाइल, यानी कि सॉइल को फर्टाइल बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या है। सॉइल को प्रिपेयर करना, इसका मतलब क्या है, सॉइल को लूज बनाना है, यानी कि सॉइल को क्या बनाना है, लूज बनाना है, उसको टर्न करना है, ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर करना है, यानी लूज बनाते हैं और सॉइल को टर्न करते हैं। ये क्यों ज़रूरी है सॉइल को
टर्न करना सॉइल को, लूज करना क्यों ज़रूरी है, वाई इज़ इट नेसेसरी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं और आप देखेंगे क्यों ज़रूरी है। जो सॉइल अगर लूज रहेगा, लूज सॉइल है तो एयर को ट्रैप करके रखेगा अपने अंदर। जब एयर को ट्रैप करके रखेगा तो जो रूट है आसानी से सांस लेगा एयर से। और ये जो लूज सॉइल होता है रूट्स को ज़्यादा अंदर जाने देता है, लूज सॉइल में अंदर ज़्यादा जाता है, आसानी से अंदर जाता है, ठीक है, और डीप जाता है ताकि वो प्लांट को अच्छे से पकड़ करके रख सके। लूज सॉइल जो है यानी कि जो भुरभुरा सॉइल होता है वो अर्थवर्म्स को आसानी से इधर उधर मूव करने देता है, माइक्रोब्स को आसानी से इधर उधर मूव करना, जिससे क्या होता है न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में बने रहते हैं और वो फर्टाइल रहता है। और जब अर्थवर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर से उधर मूव करते हैं तो सॉइल को और ज़्यादा लूज बनाते हैं। तो इसीलिए सॉइल को टर्न करना, लूज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स न्यूट्रिशन रिच सॉइल टू द टॉप। यानी कि जो अंदर में सॉइल है, जो न्यूट्रिशन रिच है, ऊपर वाला का न्यूट्रिशन यूज हो गया प्लांट के द्वारा, तो आप टर्न करते हैं तो रिच सॉइल ऊपर आता है और ऊपर वाला नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये भी इसलिए ज़रूरी होता है ताकि न्यूट्रिशन अधिक से अधिक इफिशिएंटली मिल सके। और लूज सॉइल जो होता है वो यूनिफॉर्मली यानी कि फर्टिलाइज़र जब आप मिट्टी में मिलाते हैं, खाद मिलाते हैं, तो वो बहुत ही आसानी के साथ में उसमें मिक्स होता है पूरे सॉइल में। अब यहाँ पे प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लाविंग। यानी कि वैसा प्रोसेस जिसमें सॉइल को लूज करते हैं, उसको ऊपर से नीचे टर्न करते हैं, उसको टिलिंग बोला जाता है या फिर प्लाविंग बोलते हैं। टिलिंग और प्लाविंग उसका प्रोसेस का नाम है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लाविंग। ये किसके मदद से, तो ये देखे होंगे हल यानी कि लकड़ी का होता है या फिर ये लोहे का बना हल होता है, उसके मदद से, प्लाव की मदद से किया जाता है। या तो उसको कौन खींचेगा, या तो एनिमल यानी कि बैल हो सकते हैं, या फिर जो बुफेलो होते हैं वो सब होते हैं, या फिर ट्रैक्टर यानी ट्रैक्टर के मदद से। आजकल ट्रैक्टर जो है ज़्यादा पॉपुलर है जिसमें आयरन का प्लाव यानी कि लोहे का हल लगा हुआ रहता है। जब आप सॉइल को लूज बनाते हैं, उसको टर्न करते हैं, तो इस टर्न करने का जो टिल्ड सॉइल होगा यानी कि पलटा हुआ सब, उसमें लम्स होते हैं, बिग लम्स ऑफ सॉइल, बड़े बड़े ढेले होते हैं। और ये जो बड़े बड़े ढेले हैं ये नुकसानदेह होते हैं, यानी कि उसमें हम सॉइल में सीड को नहीं लगा सकते। सबसे पहले उसको ढेले को लूज करना पड़ता है, क्रश करना पड़ता है। क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद सॉइल को लेबल करते हैं। तो किसके मदद से, लेबलर के मदद से। यानी कि लेबलर ये भी किसके, वुडन का रहेगा, लकड़ी का या फिर लोहे का लेबलर होता है, इसके मदद से हम लोग करते हैं। लेबल करना क्यों ज़रूरी है क्यों ज़रूरी है लेबल करना, तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप लेबल कर दीजिएगा तो क्या होगा, जो सॉइल है जिसमें हम लोग सीड को लगाना चाहते हैं, तो सीड को लगाएंगे तो आसानी से सीड ढक जाएगा। और जब सीड ढक जाएगा तो उसको प्रॉपर डेप्थ मिलेगा। अगर लूज है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर यानी कि ढेले बने हुए मिट्टी के, तो वहाँ पे सीड आसानी से ढकेगा नहीं। तो सबसे पहली बात, उसको चिड़िया लोग खाएगा नहीं। दूसरी बात ये है कि जो लेबल सॉइल होता है उसमें सॉइल इरोजन नहीं होता, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा मिट्टी बह करके नहीं जाता, इसलिए लेबलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ ये जो टेबल बना हुआ, इस टेबल में कुछ कुछ बातें बता रहे हैं। सबसे पहले सॉइल प्रिपरेशन, जिसको प्लाविंग, और एक होता है लेबलिंग। तो ये लकड़ी का या फिर लोहे का हल से करते हैं, लकड़ी या लोहे का जो लेबलर होता है उससे बराबर करते हैं। फिर सोइंग, सीड को सो करते हैं हम लोग, यानी कि बोते हैं। तो इसको बोने के लिए हल से भी बोया जा सकता है या हाथ से भी छींट देते हैं, या भी एक होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की मदद से करते हैं, दाने को सीड ड्रिल में डालते हैं, दाना एक एक करके मिट्टी में चला जाता है। बात करेंगे अभी। ये मैन्योरिंग एक होता है, खाद देना, खाद देते हैं हम लोग, मैन्युअली देते हैं, या फिर सीड ड्रिल के मदद से भी। इरिगेशन मतलब कि खेती में पानी डालना, या पानी ट्यूबवेल की मदद से या फिर स्प्रिंकलर की मदद से हम लोग देते हैं। फिर वीडिंग होता है, वीडिंग का मतलब जो बेकार जो पौधे उसको निकालें, ट्रॉवेल की मदद से। ट्रॉवेल को हिंदी में खुरपा बोलते हैं, उससे हम उसको निकाल देते हैं। क्रॉप का प्रोटेक्शन करना पड़ता है, किससे, पेस्ट से हम लोग क्रॉप का प्रोटेक्शन करते हैं, तो उसमें दवा छिड़कते हैं, या जो छोटा सा बोतल होता है, बोतल में लेकर के दवा छिड़के, या बहुत ही बड़ा स्केल पे, वेरी लार्ज स्केल पे फसल है तो एरियल स्प्रे किया जाता है, यानी कि हवा में ऊपर से स्प्रे किया जाता है। इसके बाद हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब फसल की कटाई। तो फसल की कटाई हंसुआ से करते हैं, जिसको सिकल बोलते हैं। सिकल मतलब हंसुआ, या फिर हार्वेस्टर मशीन होता है, हार्वेस्टर मशीन से आप कटाई कर सकते हैं। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग मतलब बीज को बाहर निकालना। तो एनिमल की मदद से करते हैं, देखे होंगे देहात में जो जानवर, बैल को जो एक साथ मिला करके फसल के ऊपर गोल गोल घुमाते, उसको थ्रेसिंग बाय एनिमल्स हो गया। या फिर जो थ्रेसर होता है, मशीन से मदद से कर सकते हैं,
ठीक है। स्टोरेज यानी कि उसको हम लोग कहाँ रखेंगे स्टोर करके जब बीज निकल गया। तो जूट बैग्स होता है, जूट बैग्स यानी कि हम लोग सुतरी का बोरा बोलते हैं, या फिर वुडन यानी लकड़ी का जो बक्सा है, क्लोज्ड बक्सा, उसमें क्ले यानी कि मिट्टी का, हमारे घरों में पहले के ज़माने में क्या होते थे, मिट्टी का बड़ा बड़ा ड्रम बना होता था, मिट्टी का ड्रम, उसमें रखते थे। मेटल आज के ज़माने में मेटल का कंटेनर मिलता है, मेटल कंटेनर में स्टोर करके। ये सब प्रैक्टिसेस हैं जो एग्रीकल्चर में किया जाता है। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद नेक्स्ट है सीड सिलेक्शन, यानी कि सीड का सिलेक्ट करना और उसको बुआई करना। तो सीड का सिलेक्ट करना है, बुआई करना है, किस प्रकार से करते हैं ये देखिए हमें। तो सबसे पहली बात, जब जो सॉइल प्रिपेयर हो गया, तैयार हो गया, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सीड, यानी कि बीजों का सॉइल में बुआई करना, यानी कि बीज को सॉइल में डालना। तो ये हल देख रहे हैं, हल का फिगर ध्यान से देखिएगा। ये जो हल को जो खींचने के लिए जो बैल यहाँ पे लगाते हैं, इसको हम लोग प्लाउ शाफ्ट कहते हैं। और यहाँ पे जो मिट्टी का जो टर्न करता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए लिखा प्लाउ शेयर, ठीक है। यहाँ पे हाथ से पकड़ने वाला होता है, ये हैंडल हो गया। अब यहाँ पे है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का मतलब इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, ये सीड को मिट्टी में डालते हैं। यहाँ पे ये फनल शेप है, फनल का शेप है ऊपर में, यहाँ से ऊपर से बीज को डाला जाता है और ये धीरे 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 बीज यहाँ पे आएगा। ये सारे बने हुए हैं, ये ट्यूब जैसे होते हैं, पाइप जैसे, ये सीड यहाँ पे मिट्टी में गिरते जाएगा, ठीक है। और ये हल जैसा दिख रहे हैं, ये मिट्टी में जगह बनाते जाता है और ऊपर से सीड नीचे गिरते जाते हैं। इसको हम सीड ड्रिल बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है लिखा हुआ है कि कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप सीड को बोते हैं, यानी कि सीड को सो करते हैं मिट्टी में। तो सीड गुड क्वालिटी का होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होना चाहिए। दूसरा बात है कि इस सीड को प्रॉपर डेप्थ में, यानी कि न ज़्यादा अंदर और नहीं ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर डेप्थ में सीड को बो करना है, यानी कि सो करना है, यानी कि बुआई करना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा अंदर चला जाएगा तो वो उसको आसानी से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। बहुत ज़्यादा अंदर है तो वो जर्मिनेट यानी कि अंकुर नहीं निकाल पाएगा। और ऊपर रह गया तो ऊपर है तो बर्ड के द्वारा क्या कर जाएगा, वह ईटन बाई बर्ड्स। दूसरी बात, सीड जो बुआई करते हैं तो उसको वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर के बिना जर्मिनेशन नहीं होता है। तो जो सॉइल है उसमें वाटर होना चाहिए, यानी कि मॉइस्ट सॉइल होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। अगला स्टेप क्या है देखिए यहाँ पे जब सीड की बुआई हम लोग करते हैं, ध्यान से देखेंगे, जब सीड की बुआई करते हैं तो उसको प्रॉपर डिस्टेंस पे बुआई करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा नज़दीक नहीं। अगर बहुत ज़्यादा टू क्लोज कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा नज़दीक कर देंगे, तो जब वहाँ से प्लांट्स निकलेगा, छोटे छोटे जो ग्रीन प्लांट्स निकलेंगे, तो सारे ग्रीन प्लांट्स को प्रॉपर अमाउंट में वाटर, प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट और सॉइल से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तो कोई भी हेल्दी प्लांट में डेवलप नहीं होगा। और बहुत ही ज़्यादा दूर कर देते हैं तो सारे को तो अच्छे से मिलेगा न्यूट्रिशन, लेकिन जो वेस्टेज ऑफ फील्ड हो जाएगा, यानी कि जगह की बर्बादी हो जाएगी। यानी कि प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड को सो करना है, ठीक है। सीड को सो करने के लिए आप मैन्युअली कर सकते हैं, हाथ से कर सकते हैं, या फिर सीड ड्रिल के मदद से कर सकते हैं। ये सीड ड्रिल का फिगर है, ठीक है, ये सीड ड्रिल के मदद से आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फिगर दिखाया गया है, देखिए ये देखिए यहाँ पे एक मिनट, हाँ अब देखिए क्लियर हो गया। यहाँ पे जो देखेंगे, यहाँ ये क्या है, ये सीड ड्रिल है। ऊपर से ये फनल लाइक शेप है, ऊपर से अनाज को इसमें डालते हैं हम लोग। और यहाँ पे ये देखिएगा नीचे जो आया हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो नीचे आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए इस प्रकार से ये ट्यूब होता है, यानी कि पाइप जैसा होता है, इसमें सीड अंदर नीचे जाते जाता है। और यहाँ पे जो लाइन बन रहा है मिट्टी में, गड्ढा जैसा बनते जाता है और उसमें सीड गिरते जाता है धीरे धीरे। ये सीड को इस प्रकार से हम लोग सीड ड्रिल की मदद से कर सकते, नहीं तो हाथ में ले करके भी आप उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं, यानी कि एक हाथ में ले लीजिए और उसको हाथ से छींट दीजिए, ठीक है। यानी कि उसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे मैनुअली हम लोग उसको स्प्रिंकलिंग कर सकते हैं। तो स्प्रिंकलिंग जो हाथ से किया जाता है मैनुअली, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलते हैं उसको, तो ब्रॉडकास्टिंग बोला जाता है। देखिए यहाँ पे मैनुअली जो है हैंड से जो सॉइल में सीड को हम लोग डालते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारा सीड है वो एक समान, यानी कि पूरे बराबर जगह से अच्छे तरीक़ा से, इसका डिसएडवांटेज है, एक समान फैलता नहीं है, ये अनइवनली, कहीं नज़दीक हो जाएगा तो कहीं दूर हो जाता है। इसलिए सीड ड्रिल की मदद से बहुत ही आसानी से अच्छे से होता है। फनल शेप है, जहाँ पे ओपनिंग, ऊपर से हम लोग लॉन्ग ट्यूब नीचे की ओर आता है, ये जो अटैच रहता है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आसानी से अनाज को उसके अंदर में डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स है, जैसे देखिए यहाँ पे ये बता दिए थे कि
फरो का मतलब अगर ये मिट्टी का फील्ड है, यहाँ पे जो सीड ड्रिल ऊपर से है और यहाँ पाइप लाइन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से यहाँ पे आगे बढ़ते जाता है, तो यहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं लाइन जैसा गड्ढा बनते जाता है, एक स्पेस बनते जाता है जहाँ से सीड ऊपर से आएगा और सीड यहाँ पे आएगा, गिरेगा, सीड यहाँ पे गिरते जाता है। फरो का फॉर्मेशन होता है और सीड नीचे पहुँचते जाता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है, बिल्कुल प्रॉपर डेप्थ पे होता है, यानी कि सारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट का ये सीड ड्रिल की मदद से हम फुलफ़िल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बात और लिखा हुआ है, क्या है कि कभी कभी हम लोग बीज का बुआई नहीं करते हैं, यानी कि सीड आर नॉट सोन इन द सॉइल। जैसे राइस हो गया, धान के फसल में हम लोग धान नहीं छींटते हैं, टोमेटो का बीज नहीं लगा तो उसके हम लोग क्या लगाते हैं, बात करेंगे। ओनियन है, इसके अलावा चिल्ली मिर्ची है, बैगन है, ये सबको सीड सबसे पहले एक जगह पे ढेर सारे सीड को हम लोग जर्मिनेट कराते हैं। छोटे छोटे पौधे सबसे पहले ये निकलते हैं, इस छोटे पौधे जहाँ निकलता है उसको हम लोग नर्सरी कहते हैं, ठीक है। यानी कि सी बेड, दे आर प्लांटेड इन सी बेड में और छोटे पौधे निकलते हैं, नर्सरी बोलते हैं। जब वो छोटे प्लांट हो जाते हैं उसको स्मॉल प्लांटलेट्स कहा जाता है, छोटे छोटे पौधे को प्लांटलेट्स कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में बात करें तो बीहन बोलते हैं, ठीक है, प्लांटलेट्स। और उसको सीडलिंग्स भी आप बोल सकते हैं, सीडलिंग्स। उसको फिर क्या कहते हैं, वहाँ से कबाड़ करके, उखाड़ करके, और एक यहाँ फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड, यहाँ पे सॉइल को तैयार किया जाता है, मिट्टी को वाटर के साथ मिक्स करके बिल्कुल कीचड़ जैसा बनाते हैं, और इसके बाद पौधे को, छोटे छोटे पौधे हैं यहाँ पे, उस पौधे को लगाते हैं। यानी कि जो सीडलिंग्स है नर्सरी से निकाल करके सीडलिंग्स को पौधे को यहाँ पे लगा देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटेशन। यहाँ पे हम लोग ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, तो देखिए इसका फ़ायदा ये है, सबसे पहली फ़ायदा ये है कि फार्मर क्या करता है, सिलेक्ट कर पाता है कि कौन हेल्दी सीडलिंग है और कौन अनहेल्दी। तो अनहेल्दी को छाड़ देता है और हेल्दी को सॉइल में लगा देता है। दूसरी बात, प्रॉपर स्पेस पे आप आसानी से देख लीजिए कितना जगह चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस पे, प्रॉपर स्पेस पे आप उसको लगा सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि इसमें क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। चलिए, इसके बाद ओरल क्वेश्चन है। ओरल क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। ये ओरल क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन, ये ओरल क्वेश्चन आपके लिए मैंडेटरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में तो आएंगे ही आएंगे, ये आपको नोट कॉपी में हर हाल में बनाना है, यानी कि आपको हर हाल में नोट कॉपी में इसको इंक्लूड करना है, इस ओरल क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा, लेकिन आंसर आपको खुद से लिखना है। बस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आवाज़ क्लियर नहीं है तो यू कैन यूज़ हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए और हर एक बात को सुनिए। साउंड कम है, ज़्यादा है, एक एडजस्ट कर लीजिए और हर एक बात को सुनिए, क्योंकि इसका आंसर आपको खुद से लिखना है। यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ ओरल क्वेश्चंस योरसेल्फ, अपने आप लिखना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एग्रीकल्चर डील्स विथ प्लांट्स एंड नॉट विथ एनिमल्स, डू यू एग्री? तो बिल्कुल गलत है। एग्रीकल्चर में दोनों चीज़ें होती है। एग्रीकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज, फॉर आवर पर्पस, फॉर सर्टेन पर्पस, ये एग्रीकल्चर का मतलब होता है, ठीक है। लेकिन नो, आई डोंट एग्री, बिकॉज एग्रीकल्चर इंक्लूड्स बोथ ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज। सेकेंड देखिए यहाँ पे, सेकेंड क्या लिखा हुआ है, नेम 3 क्रॉप्स दैट आर क्लासिफाइड एज सीरियल्स, यानी कि सीरियल्स यानी अनाज। तो व्हीट है, राइस है, इसके अलावा आप बोल सकते हैं रागी, देखे थे हम लोग, रागी है, बार्ली है, ये सब क्या हैं, तो ये सीरियल्स हैं, यानी कि अनाज है। एंड 3 दैट आर क्लासिफाइड एज पल्सेस, यानी दाल। तो दाल बोल सकते हैं आप इसको ग्राम मतलब चना हो गया, पीज मतलब मटर, बीन्स मतलब सेम बीन्स हो गया, एक ग्रीन ग्राम होता है जिसको अरहर बोलते हैं, ग्रीन ग्राम भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, इफ़ ए क्रॉप इज सोन इन जून, यानी कि इस क्रॉप की बुआई कब किया गया है, जून में किया गया है, और हार्वेस्ट कर लिया अक्टूबर में, उसको कटाई कर ली गई, तो आप इसको खरीफ बोलिएगा कि रबी बोलिएगा, रबी है कि खरीफ है। तो जब जून यानी कि बारिश की शुरुआत में, और अक्टूबर यानी कि बारिश जब खत्म होता है, मानसून खत्म होगा, यानी शुरुआत में बोया गया था बारिश मानसून के समय में, तो ये क्या होगा, खरीफ क्रॉप्स होगा, इट विल बी क्लासिफाइड एज खरीफ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू लूजन द सॉइल, यानी सॉइल को लूज करना, प्लाविंग यानी कि हल जोत करके बहुत ज़रूरी है, बिफोर सोइंग सीड, यानी सीड बोने से पहले बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि व्हाई इज़ इट नेसेसरी, ये क्यों नेसेसरी है, टू लेबल द सॉइल आफ्टर प्लाविंग, यानी खेत जोतने के बाद सॉइल को लेबल करना क्यों ज़रूरी है, व्हाई इट इज़ नेसेसरी। तभी बात किए थे लेबल करना क्यों ज़रूरी है। लेबल करना
देखिए पहली पॉइंट ये है कि क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो सॉइल इरोजन नहीं होता है, यानी कि सॉइल का जो इरोजन है, इरोजन का मतलब मिट्टी का कटाव, वाटर से या हवा के द्वारा ये बह जाता है, तो सॉइल इरोजन पहली बात है कि नहीं होगा, यह फर्स्ट हो गया। दूसरी बात ये है कि सीड जो है वो कवर हो जाएगा, यानी सीड शुड बी कवर्ड, यानी सीड को कवर होना चाहिए, सो दैट दे कैन नॉट बी ईटेन बाय बर्ड्स, यानी सीड को कवर करने के लिए और सॉइल इरोजन को रोकने के लिए ज़रूरी होता है कि आप लेबल करें। अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि सीड्स आर ऑफन ग्रोन इन नर्सरी, यानी सीड जो है उसको हम नर्सरी में ग्रो कराते हैं एंड देन ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड, तब जाकर के वहाँ से उखाड़ करके सीड को फील्ड में लगाते हैं। कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस, का फ़ायदा क्या है, तो इसका 3 फ़ायदा बताए थे अभी तुरंत। सबसे पहली बात कि फार्मर्स आर एबल टू सिलेक्ट हेल्दी सीडलिंग्स, यानी कि हेल्दी सीडलिंग्स को सिलेक्ट कर पाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये हो गया यहाँ पे कि प्रॉपर डिस्टेंस, यानी कि प्रॉपर डिस्टेंस आप दे सकते हैं, यानी कि एक प्लांट को कितना डिस्टेंस पे लगाना है, प्रॉपर डिस्टेंस। तीसरी बात ये है कि प्रोडक्शन जो होता है हाई होता है, यानी कि क्रॉप्स का यील्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई प्रोडक्शन होता है। यानी 3 कारण से यहाँ पे हम लोग नर्सरी में प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, उसको बाद फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का मतलब खाद देना उसको सॉइल को न्यूट्रिएंट्स रिच बनाना। जैसे प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रो होने के लिए वो कहाँ से लेता है, तो वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, तो सॉइल से लेता है। अब जैसे सपोज कीजिए बाय द टाइम ए क्रॉप इज हार्वेस्ट, यानी कि क्रॉप को हार्वेस्ट किया जा रहा है, यानी क्रॉप को क्या किया जा रहा है, वहाँ पे उगाया जा रहा है, तो इट हैज़ टेकन अवे सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है तो वो तो प्लांट ले लेगा उसको, और एक समय ऐसा आएगा कि न्यूट्रिएंट्स बचेगा ही नहीं, यानी कि इन दिस वे प्लांट्स यूज्ड अप, यानी कि प्लांट यूज कर लेता है, गेट यूज, यानी न्यूट्रिएंट्स आर गेट यूज्ड बाय प्लांट्स एंड लैंड इज कल्टिवेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर लंबे समय तक लैंड को कल्टिवेट किया जाए वहाँ पे तो सॉइल से न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है, सॉइल बिकम्स न्यूट्रिएंट्स लेस, यानी कि देयर इज अ लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल, यानी कि सॉइल में न्यूट्रिशन का लैक हो जाएगा। इस कारण से वहाँ पे मैन्योरिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैन्योरिंग नहीं कीजिएगा तो क्रॉप प्रोडक्शन विल फॉल डाउन, यानी क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको रिप्लेनिश करना है। रिप्लेनिश का मतलब सॉइल में फिर से न्यूट्रिशन को लाना है, तो टाइम टू टाइम रिप्लेनिश करने के लिए हम लोग मैन्योरिंग करना पड़ता है। मैन्योरिंग 2 तरीक़ा से होता है, एक तो होता है नेचुरल मेथड और दूसरा होता है बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो नेचुरल मेथड हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। नेचुरल मेथड में फर्स्ट आता है, देखिए यहाँ पे फील्ड फैलो। फील्ड फैलो है, यानी कि ये एक नेचुरल मेथड है। यहाँ पे जनरली इसका इस्तेमाल बहुत पहले के ज़माने में किया जाता था, अभी भी कहीं कहीं पे किया जाता है। जैसे क्या है कि अगर आप एक क्रॉप को ग्रो कर लिए तो क्रॉप को ग्रो करने के बाद 1 और मोर सीजन, जो ठीक है, तो 1 और मोर यानी 1 से ज़्यादा सीजन के लिए उसको ग्रो नहीं कीजिए, यानी कि लैंड को ऐसे ही छोड़ दीजिए, बैरन छोड़ दीजिए, यानी कि वन वे ऑफ द फॉलोइंग अलाउिंग लैंड टू नेचुरली रिगेन द न्यूट्रिएंट्स इज टू लीव इट फ्री। अब उसको फ्री छोड़ दीजिए, यानी कि लैंड शुड बी लेफ्ट फ्री विदाउट ग्रोइंग क्रॉप्स 1 और मोर सीजन, यानी कि 1 या 2 सीजन तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो जो उसमें प्लांट्स हैं या जो ग्रो किया गया था और जो उसमें एनिमल का वेस्ट होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर होगा, ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और डिकम्पोज होने के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे उस सॉइल में फिर से वापस आ जाएंगे, यानी कि एनिमल वेस्ट, प्लांट्स, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब जो भी उस लैंड पे डिकम्पोज हो जाते हैं और न्यूट्रिशन फिर से वापस आ जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है, नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। ये देखिए क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है कि जैसे हर एक क्रॉप को एक खास प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो सॉइल से वो लेता है, यानी कि अलग अलग आदमी की आवश्यकता जैसे अलग अलग होती है, वैसे ही हर एक क्रॉप का आवश्यकता भी अलग अलग होता है। जैसे सपोज एक फर्स्ट क्रॉप लगाए हैं, ये सॉइल है, इस सॉइल से ये कुछ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कर लिया, तो अगली बार हम दूसरा क्रॉप ऐसा लगाएंगे जिसको अलग न्यूट्रिशन चाहिए, यानी कि ये दूसरा न्यूट्रिशन यहाँ पे इस्तेमाल करेगा, तब तक कि जो न्यूट्रिशन यूज हो चुका है वो वापस फिर से बैक हो जाए। तो अगली बार फिर से ये लगाएंगे, यानी कि जो न्यूट्रिशन वापस बैक हो जाएगा फिर इसका इस्तेमाल हो जाएगा, यानी कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स का न्यूट्रिशन ख़त्म जो हो चुका है उसको रिप्लेनिश करने के लिए नेक्स्ट टाइम डिफरेंट टाइप का क्रॉप का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टाइप के क्रॉप को लगाते हैं।
तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, यानी कि रिपीटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं कुछ बातें हैं कि जैसे कुछ क्रॉप्स है जिसको सर्टेन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की ही ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक सॉइल में उस न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, इसीलिए अगली बार हम लोग क्या करते हैं कि अलग यानी कि अदर टाइप का क्रॉप्स लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जो वीट है और राइस है, वीट और राइस अगर लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है सॉइल से, तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। और इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो राइस हम लोग यहाँ पे और वीट लगाए थे, अगली बार हम लोग लेग्यूम प्लांट, यानी लेग्यूम का मतलब होता है दलहन, LEGUME, लेग्यूम प्लांट लगाएंगे। लेग्यूम प्लांट क्या करता है, ये जो करता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है उसका ये सॉइल में लेकर के आता है, यानी कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। जैसे हम लोग पढ़े थे क्लास 7 में कि लेग्यूम प्लांट्स, जो लेगुमिनस प्लांट्स जस्ट लाइक पी है, इसके बाद ग्राउंड नट है, इसके बाद और भी जैसे दलहन आप बोल सकते हैं, एक मसूर जैसे लिंटल होता है, लिंटल है, ये सब क्या करते हैं, उनके रूट्स में जो जड़ होते हैं, रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, गांठ होते हैं, उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, सॉइल में लेकर के आता है। तो जो वीट के कारण, जो राइस के कारण नाइट्रोजन यूज हो गया था, तो लेग्यूम प्लांट यानी लेगुमिनस प्लांट लगाने के कारण वो नाइट्रोजन फिर से वापस आ गया। तो ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, यानी कि एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप को लगाना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट नेचुरल मेथड है, उसका नाम है मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये देखेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब एक साथ हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा प्लांट्स लगाते हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा प्लांट्स इस प्रकार लगाते हैं क्योंकि उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड, एक ही फील्ड में। इस प्रकार से क्या होता है कि एक क्रॉप जिस चीज़ का इस्तेमाल करेगा, दूसरा क्रॉप उसके पूर्ति कर देगा, फुलफिल कर देगा। जैसे लेगुमिनस प्लांट्स हैं, यानी लेगुमिनस क्रॉप्स हैं, जैसे सोयाबीन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रीन बीन्स हैं, ग्रीन बीन्स हो गया, इसके बाद पीज हो गया, ये सब को हम लोग किसके साथ लगाएंगे, तो वीट और राइस, यानी कि गेहूं का फसल और जो चावल की फसल है उसके साथ में इसको क्या कर दीजिए, ग्रो करा दीजिए। जिसके साथ क्या होगा, गेहूं और चावल को क्या चाहिए, नाइट्रोजन, और ये जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स वो नाइट्रोजन का क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से लेकर के सॉइल में लेकर के आता है, तो ये दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड का मतलब एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना। अब ये 3 था, यानी कि सबसे पहला फील्ड फैलो, सेकेंड था क्रॉप रोटेशन, थर्ड था मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये 3 प्रोसेस है, इसको नेचुरल प्रोसेस बोला जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल प्रोसेस। आर्टिफिशियल प्रोसेस का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। ये फर्टिलाइज़र है, ये मैन्योर्स है। तो मैन्योर्स क्या होता है, तो मैन्योर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होने के जो डेड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स हैं, डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं, ये सब से इसको बनाया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ग्रीन मैन्योर, ध्यान से देखेंगे। ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर क्या है कि जैसे हम लोग फसल उगाते हैं, जैसे घास होता है खेतों में, वो सारे घास को हम लोग क्या कर देते हैं, हल से मिट्टी को जब टर्न करते हैं, जुताई करते हैं खेतों का, तो मिट्टी से उखड़ जाता है प्लांट्स, और प्लांट्स अंदर ही उसमें सड़ जाता है, गल जाता है, और वो एक न्यूट्रिशन का काम करता है। जो हम लोग क्रॉप्स उसमें लगाते हैं तो न्यूट्रिशन का वो काम करता है, ठीक है। ये हो गया ग्रीन मैन्योर। अगला है कंपोस्ट। तो कंपोस्ट क्या है, देखिए, तो कंपोस्ट है कैसे बनाया जाता है, तो जो एनिमल का वेस्ट है, जो एनिमल से के शरीर से जो वेस्ट निकलता है, गंदगी जो बाहर निकलता है, जैसे गोबर ये सब हो गया। इसके अलावा जो प्लांट का वेस्ट होता है, डेड प्लांट हो गए, इसका लिप्स है, उसके स्टेम्स हैं, जो डंठल ये सब होते हैं, ये सब को क्या करना है, एक गड्ढा बनाना है, पीट बनाना है। पीट बनाने के बाद उसमें ढक दीजिए उसको, यानी कि लेयर बाय लेयर, यानी कि बरिंग कर देना है, दबा देना है, यानी लेयर बाय लेयर मिट्टी से एक लेयर दीजिए पहले, प्लांट्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, एनिमल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसके मिट्टी से ढक दीजिए। फिर उसके बाद दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, और इसके बाद पूरा ऊपर से क्या कर देना है, ढक देना है। तो उसके अंदर में मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो मिट्टी में फंगी होते हैं, ये सारे के सारे ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, वेस्ट है एनिमल का और प्लांट का, सारे को डिकम्पोज कर देते हैं। और डिकम्पोज करने के बाद उसको ब्रेक डाउन कर करके एक मैन्योर का फॉर्मेशन करते हैं। ये कंपोस्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये कंपोस्ट हो गया, और इस मेथड का नाम है कंपोस्टिंग। तो ये जो होता है, इसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन पूरा होता है, यानी कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होगा इसमें। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं होती, लेकिन जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब इसमें नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा है फर्टिलाइज़र जो बाज़ार में मिलता है।
ये फर्टिलाइज़र क्या है तो ह्यूमन मेड है, इसको फैक्ट्री में केमिकल सब्सटेंस है, ये फैक्ट्री में बनाया जाता है, ये प्लांट के ग्रो के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि फर्टिलाइज़र क्या है तो ह्यूमन मेड, जिसको मैन मेड केमिकल सब्सटेंस है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है जो प्लांट के लिए ज़रूरी है। यानी कि द केमिकल सब्सटेंस दैट आर मेड बाय ह्यूमन्स विच कंटेन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी प्लांट के ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी होता है। तो इसमें फर्टिलाइज़र जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उस फर्टिलाइज़र का नाम है NPK फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र का टाइप है, नेम नहीं है, टाइप है NPK फर्टिलाइज़र। और NPK फर्टिलाइज़र क्या है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये देखिए NPK फर्टिलाइज़र, यानी कि N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब होता है फास्फोरस और K का मतलब होता है पोटेशियम। तो वैसा फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटेशियम भी है तो उसको NPK फर्टिलाइज़र बोला जाता है। अब ये NPK फर्टिलाइज़र को स्टोर करना बहुत आसान है, हैंडल करना बहुत आसान है, यूज करना बहुत आसान है। ये खेतों में स्प्रिंकल कर दिया, छीट दिया जाता है। जब ये जो फर्टिलाइज़र है वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएंगे, वाटर में आसानी से घुल जाते हैं और जब रूट्स के मदद से प्लांट्स वाटर का एब्जॉर्ब करते हैं तो इनका भी आसानी से एब्जॉर्ब वो कर लेते हैं, वाटर के साथ में ये प्लांट तक पहुंच जाते हैं। इससे क्या होता है कि प्लांट हेल्दी ग्रो करते हैं और हेल्दी ग्रो करने के बाद में उनका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेटली इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स, यानी क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, इसका ओवर यूज नहीं करना है। इफ़ यू यूज़ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर, यानी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सॉइल को ये पोरस बना देगा। सॉइल को क्या बना देगा, पोरस, यानी कि अगर पानी आप डालते हैं खेतों में तो पानी आसानी से बिल्कुल नीचे चला जाएगा, यानी कि उस मिट्टी में टिकेगा नहीं और प्लांट्स को नहीं मिल पाएगा, यानी कि पोरस हो जाएगा। इसके अलावा जो एक्सेस फर्टिलाइज़र होते हैं वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं, क्योंकि उनका जितना ज़रूरी है उतना ही वो एब्जॉर्ब करते हैं, इससे ज़्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो जो एक्सेस फर्टिलाइज़र है वो वाश हो जाता है रेन के द्वारा, जब बारिश होती है वाश होकर के वाटर बॉडीज़ में पहुंच जाता है और वाटर बॉडीज़ में फर्टिलाइज़र पहुंच जाएगा तो उसको पॉल्यूट कर देता है और वाटर बॉडीज़ को गंदा कर देगा और वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में रहने वाले पेड़ पौधे, जो जानवर हैं, वो सारे को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो फर्टिलाइज़र है वो कहाँ बनता है, तो फर्टिलाइज़र जैसे ये मेन्योर्स था, मेन्योर्स को कहाँ बनाया था, तो मेन्योर्स कंपोस्ट को हम लोग घरों में खेतों में बनाते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइज़र है फर्टिलाइज़र को फैक्ट्री में बनाया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, मैन्योर्स को कहाँ बनाते हैं, तो मैन्योर्स को हम लोग फील्ड में बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन N, फास्फोरस P और ये पोटेशियम K। लेकिन जो फर्टिलाइज़र में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की क्या होगी, कमी। और लेकिन जो मेन्योर है, जो कंपोस्ट है, मेन्योर में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। इनऑर्गेनिक का मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी मेन्योर में होती है और फर्टिलाइज़र में ऑर्गेनिक के न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। इसलिए फार्मर्स लोग जनरली क्या करता है कि फार्मर्स लोग जो है मिक्सचर, यानी कि कंबाइन करते हैं दोनों को, मेन्योर को भी और फर्टिलाइज़र को भी, दोनों को कंबाइन करके खेतों में इस्तेमाल करते हैं। चलिए ठीक है, ये एक्टिविटी है, ये आप स्टडी कर लीजिएगा इस एक्टिविटी को। ये एक्टिविटी 4.2 है, यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 2, यहाँ पे इसको स्टडी कीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और एक और एक्टिविटी यहाँ पे था, देखिए ये एक्टिविटी 1 है, यहाँ पे देखेंगे एक्टिविटी 1 को भी स्टडी कीजिए, आपके पास बुक होगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं आएगा, ये आपका काम है, कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इस एक्टिविटी को थोड़ा सा समझा देते हैं, करना क्या है। ये जो एक्टिविटी है इसमें ये शो करना है कि जो प्लांट का जो ग्रोथ होता है ये न्यूट्रिएंट्स पे कैसे डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको 3 ग्लास लेना है, 1 2 3। इसमें सिर्फ मिट्टी लीजिएगा, इसमें सिर्फ सॉइल लेना है। इसमें क्या करेगा, सबसे पहले कि जो मूंग दाल होता है, मूंग का जो दाल होता है, उस मूंग दाल को लेना है और उसको पानी में भिगा देना है। लेंगे ज़्यादा नहीं, 50 ग्राम ले लीजिए, पानी में भिगा दीजिए 12 से 18 घंटे तक। इसके बाद उसको भीगा हुआ कपड़ा में बांध करके रख दीजिए 1 से 2 दिन तक, और उस कपड़े में पानी छिड़ते रहते, ये अंकुर जाएगा, यानी ये अंकुर जाएगा। अभी इस अंकुर को इस जो मिट्टी में, जो मिट्टी लिए हैं ग्लास में, उसमें लगा दीजिए। इसमें क्या करना है, इसमें करना है सॉइल के साथ में मेन्योर भी लेना है। सॉइल के साथ में क्या लेंगे, मेन्योर मिला देंगे, और इसमें भी ये जर्मिनेटिंग जो मूंग दाल है अंकुर वाला लगाएंगे। इसमें सॉइल भी रहेगा और इसमें फर्टिलाइज़र रहेगा। सॉइल के साथ में कौन रहेगा, फर्टिलाइज़र। इसमें भी मूंग दाल जो अंकुर वाला है लगा दीजिए। एक चौथा ग्लास भी लीजिए, इस चौथे ग्लास में मिट्टी है,
सॉइल है, इसमें ये मैन्योर है, मैन्योर के साथ में फर्टिलाइज़र दोनों मिक्स किया हुआ है, यानी कि सॉइल के साथ में मैन्योर और फर्टिलाइज़र, उसमें भी आप क्या करना है, मूंग दाल को लगा दीजिए और इसको एक जगह पर रख दीजिए, धूप वाले जगह पे, उसमें पानी देते रहना, सब में बराबर पानी देते रहना है, मिट्टी सूखना नहीं चाहिए। अब देखेंगे 3 से 4 दिन के बाद देखिए किसमें ग्रोथ ज़्यादा हुआ। तो बिल्कुल ये जो आपको दिख रहा है फोर्थ वाला, यानी कि जो फोर्थ वाला ग्लास है, इसमें सबसे ज़्यादा ग्रो होगा, क्योंकि इसमें मैन्योर भी था और इसमें फर्टिलाइज़र भी था, दोनों था। मैन्योर में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है और इसमें फर्टिलाइज़र में केमिकल न्यूट्रिएंट्स है, दोनों है। तो यानी कि ये जो मूंग का दाल जो लिए थे अंकुर वाला जर्मिनेटेड मूंग दाल, इसको दोनों न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो ये ज़्यादा आसानी से तेज़ी से ग्रो करेगा। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए इस एक्टिविटी के बेस्ट भी एक क्वेश्चन है, इन विच ग्लास वी सी द ग्रोथ इज़ फास्टेस्ट, यानी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, यानी कि किस ग्लास में जो सीडलिंग है वो ज़्यादा टॉलेस्ट यानी लंबा हो गया है, और किस ग्लास में बेटर ग्रो हुआ है। ठीक है, बेटर ग्रो का मतलब कि हेल्दियर, यानी कि हेल्दियर सीडलिंग किस में, तो फोर्थ ग्लास में सबसे ज़्यादा होगा, इसके बाद जो फर्टिलाइज़र है फर्टिलाइज़र, और इसके बाद मैन्योर वाला। ठीक है, जो सबसे छोटा जो था जिसमें सिर्फ मिट्टी था, उसमें मिट्टी के अलावा कोई फर्टिलाइज़र कोई मैन्योर नहीं था, उसमें क्या होता है, उसमें ग्रो बहुत ही कम होता है। तो आज के लिए इतना ही है। आपका होमवर्क है, होमवर्क क्या है कि जो ओरल क्वेश्चन है आप बना लीजिएगा, ओरल क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को ध्यान से आप देखेंगे, बार बार सुनेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, नोट डाउन भी कर सकते हैं, ओरल क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अगली बार हम लोग आएंगे, इसके आगे पढ़ेंगे, और आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दूसरे फ्रेंड को बता दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो ये होगा कि जैसे ही न्यू वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि न्यू वीडियो हैज़ बीन अपलोडेड, सो यू कैन वॉच एंड लर्न। ठीक है, तो इतना काम आप ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।